हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ अकाउंट नहीं है, बल्कि पार्टनर्स के बीच में जस्टिस है, पार्टनर्स के बीच में न्याय है। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते हैं तो उस समय एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उस समय पार्टनर्स की जितनी भी असेट्स होती हैं और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको रीवैल्यूड किया जाता है और वो पार्टनर्स के रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही रीवैल्यूड किया जाता है। उस समय पार्टनर्स को जितनी भी असेट्स पर लॉस होता है या जितना भी गेन होता है वो सब यहीं पर रिकॉर्ड होता है और इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट की पहचान क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट की पहचान होती है जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करने पर जो भी लॉस या जो भी गेन आते हैं वो सब इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये प्रिपेयर क्यों किया जाता है? प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं उस समय ही बनाया जाता है। एंड ascertain the profit or loss arising from revaluation of assets and liabilities। जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो उस समय असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है, उनकी नई वैल्यू निकाली जाती है। वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस पर जो भी प्रॉफिट निकल के आता है या जो भी लॉस निकल के आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही डिवाइड करा जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते टाइम पर ही नहीं बनता है, बल्कि पार्टनर्स जब नया एडमिशन के लिए आता है या रिटायर होता है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। तो आगे भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कई चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका नेचर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एमसीक्यू में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट और उस समय पार्टनर्स की जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनकी नई वैल्यू निकाली जाती है। जब नई वैल्यू निकाली जाएगी तो पुरानी वैल्यू हो सकता है कम हो और नई वैल्यू ज्यादा हो तो हमें फायदा हो जाता है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। और अगर उससे लॉस होता है तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है, क्यों तैयार किया जाता है। यहां पर एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सपोज कीजिएगा कि ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 1:1 और 1 का था। इनका जो नया रेशियो अब हो गया वो 2:1 का हो गया। अब इसमें कहा जाएगा कि इसमें कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। तो जो पार्टनर गेन करेंगे वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। इसका यहां पर क्या ट्रीटमेंट होता है कि जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो उसी टाइम पर क्या होगा कि एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिएगा एक असेट्स है जिसकी कीमत आज 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसकी नई वैल्यू निकाली गई, जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो उसकी नई वैल्यू निकाली गई। उसकी आज कीमत 4 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। अब 4 लाख रुपए होने का मतलब यह है कि 1 लाख रुपए का फायदा दिख रहा है। अगर इस 1 लाख रुपए को मैं फ्यूचर में बांटने लगा, सपोज ये 4 लाख रुपए की आज वैल्यू है और मैं कल इस प्रॉफिट को बांटने लगा तो कल तो ये 2:1 के प्रॉफिट रेशियो में बटेगा, 2:1 के रेशियो में बटेगा। लेकिन एक बात बताइएगा, ये जो असेट्स खरीदी गई है वो कब खरीदी गई है? ये असेट्स खरीदी गई जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का था। तो इस पर जो भी मुनाफा हुआ है तो वो 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड होना चाहिए था। ये इसको अगर हम फ्यूचर में डिवाइड करने लगे तो उस पार्टनर का फायदा हो जाएगा जिसको गेन होगा, यानी कि जिस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते टाइम पर शेयर ज्यादा मिलेगा या प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो उसको तो फायदा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इस फायदे पर किसका हक है? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसका हक होता है इस फायदे पर। तो इसीलिए इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड कर दिया जाता है। और इसी समय पर जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, किसी पार्टनर को ज्यादा फायदा ना मिल जाए,
किसी पार्टनर को उनका नुकसान ना हो जाए, इससे बचने के लिए आपको उसी टाइम पर जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं उस समय ही इस पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस आता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही बट जाता है इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप सपोज कीजिएगा कि कोई एसेट है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और आज कीमत 80,000 रुपए है, तो यहां पर तो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, यहाँ पर हमारा 20,000 का नुकसान हो गया। अगर हम फ्यूचर में इस नुकसान को बांटने लगे तो इसमें उस पार्टनर का घाटा हो जाएगा जिस पार्टनर का शेयर ज्यादा है, उस पार्टनर का लॉस ज्यादा बटेगा उसको, यानी कि उसको लॉस ज्यादा झेलना पड़ेगा। अगर हम इस लॉस को अभी निपटा दें इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो यहाँ पर एक जस्टिस होगा, न्याय होगा, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों तैयार होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने का एक ही मकसद होता है, जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेंगे उसी समय पर जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं जो कि पहले खरीदी गई थी इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही ये अभी ही उनके लॉस उनके गेन सारे अभी इसी टाइम पर ही सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं ताकि फ्यूचर में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कोई भी असर ना पड़े और किसी भी पार्टनर के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों तैयार होता है। अब हम समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी दो साइड्स होती हैं, एक तो क्रेडिट साइड हो गई और दूसरी आपकी डेबिट साइड हो गई। आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड कहलाएगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड कहलाता है। अब इसमें हमें कोई भी रूल फॉलो नहीं करना, सिर्फ ट्रिक यूज करनी है कि हमें आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना है और डेबिट साइड में क्या लिखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं असेट्स को रिवैल्यूड करेंगे जिन असेट्स के बारे में एडजस्टमेंट में दिया होगा कि इस असेट्स का रिवैल्यूएशन करना है या इस असेट्स की कीमत ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। और सिर्फ लायबिलिटीज कौन सी रिवैल्यूड होंगी, जो आपकी एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाली लायबिलिटीज है, सिर्फ आप उन्हीं को रिवैल्यूड करिएगा और किसी लायबिलिटीज को रिवैल्यूड नहीं करना है। कैपिटल रिवैल्यूड नहीं होती है, रिजर्व्स रिवैल्यूड नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ये रिवैल्यूड नहीं होता है, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिवैल्यूड होती हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मैंने बता दिया आपको। क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। देखिए क्रेडिट साइड में वो आइटम लिखते हैं जिससे आपको फायदा हो, जो लग रहा है कि इस असेट से मुझे फायदा हुआ है तो वो आपको उधर लिखनी है, और जिससे आपको नुकसान होता है, जिससे आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए लॉस है या मेरी फर्म के लिए ये लॉस है, वो आपको डेबिट साइड में लिखना है 2 करके। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बाई साइड में आप देखेंगे तो बाय इंक्रीज इन असेट्स, अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो असेट्स की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वैल्यू कौन सी लिखेंगे। सपोज कीजिएगा कि हमें 3 लाख रुपए की एक असेट पहले थी, अब 3.5 लाख रुपए की वो असेट्स हो गई, तो इसमें आपको ना तो 3 लाख रुपए लिखने हैं और ना ही आपको 3.5 लाख रुपए लिखने हैं। आपको जो इंक्रीज वैल्यू है, जो 50,000 रुपए की इंक्रीज वैल्यू है, वो आपको बाय साइड में अमाउंट के कॉलम में दिखानी होगी। कितने रुपए, 50,000 रुपीज इंक्रीज वैल्यू दिखाएंगे आप असेट्स की। ठीक है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए हमारा फायदा, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में इसको लिखा है। नेक्स्ट है डिक्रीज बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे जो लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा लायबिलिटी क्यों आई इधर, क्योंकि लायबिलिटी कम होने पर हमारा फायदा ही होता है, इसलिए गेन होता है तो गेन भी इधर ही आएगा। लायबिलिटी घट रही हो तब इधर आएगा, असेट्स बढ़ रही हो तब इधर आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में लायबिलिटी घटने से फायदा होता है, असेट्स बढ़ने पर भी फायदा होता है। अच्छा कोई अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो भी इधर आ जाएगी। कोई असेट्स आपकी बैलेंस शीट में नहीं लिखी थी, वो अचानक से आ गई, अगर बैलेंस शीट में वो असेट्स नहीं लिखी थी, उस असेट्स को अगर आप लिख रहे हैं, वो अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है, तो वो अनरिकॉर्डेड असेट्स आपको फायदा देगी क्योंकि उसकी वैल्यू आपको लिखनी है, तो वो हमारी फर्म के लिए फायदा होता है, तो वो असेट्स भी यहीं पर आ जाएगी बाय साइड, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। उस अनरिकॉर्डेड असेट्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर बाय टाइपराइटर। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स आपकी टाइपराइटर है, अनरिकॉर्डेड का मतलब है बैलेंस शीट में आपको नहीं दी है, वो हमें एडजस्टमेंट में दी होती है, तो वो उस असेट्स का नाम आ जाएगा। बाय टाइपराइटर भी हो सकता है, बाय स्टॉक भी हो सकता है, बाय टूल्स भी हो सकते हैं, बाय फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ऊपर जो बाय इंक्रीज इन असेट्स लिखा है हमने, यहाँ पर असेट्स का नाम आएगा। जैसे कि अभी हमने कहा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही तो बाय बिल्डिंग लिखेंगे, बाय फर्नीचर लिखेंगे, बाय स्टॉक लिखेंगे, जिस असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उस असेट्स का नाम आएगा। इसी तरीके से बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी लिखा है हमने, तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज की जगह उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे। बाय क्रेडिटर हो गया, बाय बीपी हो गया, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो जिस लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है उस लायबिलिटी का नाम आपको यहाँ लिखना है।
अब आ जाइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब असेट्स या डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में वो सब चीजें आएंगी जिससे हमें नुकसान होगा, जिससे हमें लगेगा ये लॉस है हमारा। तो किस किस से नुकसान होता है, जैसे कि हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारी असेट्स अगर डिक्रीज होती है, बाय टू डिक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स कम हो जाती है तो उससे हमें नुकसान होता है। कि जैसे फर्नीचर की वैल्यू पहले आपकी 75,000 थी, अब 70,000 की वैल्यू हो गई है, तो 5,000 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। तो 5,000 का जो नुकसान है वो आपको टू साइड लिखना है, टू फर्नीचर करके, उस असेट्स का नाम आएगा टू साइड में। इसी तरीके से सिर्फ एक ही असेट्स नहीं होती, एक ही लायबिलिटी नहीं होती, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी आपको एडजस्टमेंट में रीवैल्यूड करने के लिए दी होती है वो सारी इसमें क्रेडिट और डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। अब टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि क्रिएटर है, क्रिएटर के 5,000 रुपए पहले देने थे लेकिन अब खबर आई कि 5,500 रुपए देने हैं, तो इसका मतलब 5,000 की लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए नुकसान हो गया। तो नुकसान इधर ही आ जाएगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो इधर डेबिट साइड में, और असेट्स अगर घटती है तब भी वो डेबिट साइड में। ठीक, उसके अलावा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं लिखी है, आपको यहाँ पर नई बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी होगी। अगर कोई लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में नहीं है तो वो अनरिकॉर्डेड होती है, वो एडजस्टमेंट में दी होगी आपको कि ये लायबिलिटी हमारी अचानक से खड़ी हो गई, अचानक से आ गई। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें देनी है 5,000 रुपए की, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको बैलेंस शीट में नहीं दी थी, तो वो आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, ये भी हमारा नुकसान है। तो ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लिख देंगे डेबिट साइड में। ठीक है, अब उसके बाद है टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कभी कभी होता है डेटर से पैसा मर जाता है, तो डेटर अगर पैसा मार लेता है तो हम डेटर नहीं लिखेंगे, उसको लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर अगर डेटर से कोई पैसा मर रहा है या डेटर ने पैसा नहीं चुकाया है तो वो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से आपको डेबिट साइड में वो लिखना होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करनी थी वो कर ली हैं। अब सबसे बाद में हमें लॉस या प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना होगा, आपको क्रेडिट साइड में जितना भी अमाउंट आपका ऐड होके आया है, क्रेडिट साइड में जो भी मैं सर्कल कर रहा हूं इसका जितना भी साइड से आपको ऐड करना है, और डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हमने अभी लिखी है वो सारी ऐड करनी है। अगर आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में मैंने सारे गेन लिखे हैं और डेबिट साइड में मैंने सारे लॉसेस लिखे हैं, तो अगर गेन ज्यादा होते हैं, लॉसेस हमारे कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं, तो आपका ये प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन पे। तो प्रॉफिट आपको टू साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर्स है ABCD, जो भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर जैसे ABC मान लेते हैं तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, इस तरीके से आप लिखेंगे। और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे इनको, ध्यान रखिएगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर मैंने टू एज कैपिटल अकाउंट लिखा है, अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट नहीं, टू एज करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीस करंट अकाउंट आप शो करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है लॉसेस भी आ जाता है। रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस आ जाए, लॉस किस कंडीशन में आएगा, अगर आपके डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब हमारे जो लॉसेस है वो ज्यादा है और गेन हमारे कम है, तब उस कंडीशन में लॉस आएगा। तब आप क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग करेंगे, एंट्री करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड है तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट। और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के बाद बात आती है जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्री बहुत ईजी होती है क्योंकि क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पूछ लेता है। तो जनरल एंट्री हमें सबसे पहली कंडीशन रखनी है, अगर इंक्रीज होती है असेट्स, जब हमारी असेट्स क्या होती है, बढ़ती है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट बैलेंस होता है। नियम रूल फॉलो कर लीजिएगा, रूल वही लगेंगे जो आपके रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के जनरल एंट्री के रूल लगते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल का फॉलो करेंगे, नॉमिनल में अगर खर्चा या लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे और अगर फायदा है तो क्रेडिट करेंगे, और ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। जब भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी असेट्स की वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू जाती है, घटी हुई वैल्यू भी जाती है, लायबिलिटी का भी सेम होता है। तो अगर कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे लिखा ना कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। असेट्स एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, असेट्स बढ़ने पर डेबिट,
और घटने पर क्रेडिट। तो उस असेट्स का नाम लिख देंगे, असेट डेबिट कर देंगे और ये चला जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों गया है? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट पर असेट्स बढ़ने पर इनकम बढ़ रही है। इनकम जब भी बढ़ती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है और इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल है इसमें, लैंड इंक्रीज बाय 50,000, जमीन की कीमत बढ़ी है 50,000 रुपए की। तो जमीन यानी कि लैंड एक असेट्स होती है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट कर देंगे, लैंड अकाउंट को डेबिट किया हमने। उसके बाद ये कहां ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि रीवैल्यूएशन से इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ती है तो उसको क्रिएट करते हैं इनकम को। वहीं पर अगर असेट्स अगर आपकी कम हो जाती है, तो असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो असेट डिक्रीज होने पर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और असेट डिक्रीज होने का मतलब खर्चा, एक्सपेंसिव या लॉस सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, उस असेट्स का नाम आ जाएगा। जैसे फर्नीचर डिक्रीज बाय 1000, तो फर्नीचर अगर डिक्रीज हुआ है तो फर्नीचर डिक्रीज होने पर हमारा लॉस हो गया और लॉस सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। अगला जो केस बनेगा लायबिलिटी इंक्रीज होने पर बनेगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, लायबिलिटी का रूल पता है ना, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रिएट करते हैं और वहीं पर रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि लॉस है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा या खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा या लायबिलिटी खर्चा या लॉस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया गया है? डेबिट किया गया है। वहीं आपको लायबिलिटी को क्रिएट करना है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। अगला केस बन सकता है डिक्रीज इन लायबिलिटी। वहीं पर अगर लायबिलिटी अगर घटती है, लायबिलिटी अगर घटेगी तो लायबिलिटी घटने पर क्या होता है? गेन होता है, फायदा होता है। फायदे सारे क्या होते हैं? सॉरी, लायबिलिटी अगर घटेगी तो डेबिट करेंगे, सॉरी रूल होता है लायबिलिटी सारी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसलिए लायबिलिटी को डेबिट किया गया है। और लायबिलिटी घटने की वजह से जो इनकम है वो बढ़ जाती है और इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट किया गया है। इनकम का रिलेशन रीवैल्यूएशन से है। वहीं अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है, लायबिलिटी और असेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अब, बढ़ने पर और घटने पर। वहीं पर कभी कभी अनरिकॉर्डेड असेट्स भी आ जाती है। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट बढ़ने पर क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इनकम का रिलेशन किससे है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। और अनरिकॉर्डेड असेट बढ़ने पर, असेट्स बढ़ती है तो मतलब हमारा फायदा होता है, तो हम उसको क्या करेंगे? असेट बढ़ने पर, असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट यानी कि असेट्स को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस है तो इसमें लायबिलिटी हो गई है, लायबिलिटी बढ़ने पर इसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया है। वहीं पर ये हमारे लिए खर्चा हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और लॉस सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है। तो एंट्री समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद में जब भी हम 6 एंट्री बना लेते हैं, 6 एंट्री बनाने के बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है, ये सारा प्रॉफिट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी और बढ़ने पर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट की जाएगी। अगर 3 पार्टनर है, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट, तीनों को आपको दिखाना पड़ेगा 2 करके, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप ले रहे हैं, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, वहीं पर रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस होता है, कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है। रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल, ये भी पार्टनर्स की कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाएगा। लॉस भी पार्टनर्स की कैपिटल में ही जाता है। जब लॉस पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होने पर क्या करते हैं? कैपिटल्स को डेबिट करते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, और ये कहां से लिया है? लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से जनरल एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। जनरल एंट्री बनाने के बाद हम एक नॉमेरिकल देते हैं और एक वीडियो को फिनिश करते हैं। तो छोटा सा नॉमेरिकल है, यहाँ पर एक आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:2. On the 1st April 2024 they decide to change their profit sharing ratio 5:3. अब इन्होंने डिसाइड किया 3:2 से 5:3 में कर लें। On the date बैलेंस शीट एज फॉलोज, आपको बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस है, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैश इन हैंड है, बैंक है, डेटर्स है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है और मशीनरी और बिल्डिंग है। लास्ट में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है आपको। एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है कितने रुपए का? 20,000 का। यानी कि जो आपका स्टॉक लिखा है ना ऊपर, एक मिनट, आपको जो ऊपर स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, स्टॉक की वैल्यू आपको कितनी दी है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1,50,000 स्टॉक की जो वैल्यू दी है आपको 1,50,000 रुपीज की स्टॉक की वैल्यू दी हुई है आपको। अब ये जो स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 दी हुई है, यहाँ पर लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, यानी कि जो 1,50,000 का स्टॉक लिखा है ना, ये ज्यादा लिखा हुआ है, 20,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ है। अब ज्यादा लिखा हुआ है तो स्टॉक को हमको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। आपको पता होगा दो साइड्स होती है, पहली आपकी डेबिट साइड हो जाएगी और आपकी एक क्रेडिट साइड हो जाएगी। आपके कॉलम्स बनेंगे, सबसे पहला आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा, नेक्स्ट आपका अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने कहा था कि जब भी आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो एडजस्टमेंट को चेक करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक ज्यादा हो गया था 20,000 रुपए, अब उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ज्यादा हो गया तो कम कर दो, और स्टॉक को अगर कम करेंगे तो आपका नुकसान है। नुकसान कहाँ आते हैं? आपके डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक, फायदे आपके क्रेडिट साइड में आएंगे और नुकसान आपके डेबिट साइड में आएंगे। टू स्टॉक कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए से हम कम कर देंगे इसको, क्योंकि 20,000 से कम करना है। नेक्स्ट आपका फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। फर्नीचर अंडर वैल्यूड लिखा है, पहले कितना लिखा था फर्नीचर? फर्नीचर आपका है ये 60,000 रुपए का फर्नीचर लिखा था, ये अंडर वैल्यूड लिखा है, मतलब कम लिखा हुआ है। हमें इसको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करेंगे तो फायदा हो जाएगा। फायदे आपके किस साइड में आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय फर्नीचर। कितने रुपए का अंडर वैल्यूड था? 10,000 का, तो आप 10,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%। प्लांट और मशीनरी पर कितना डेप लगाना है? 10% का। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,40,000 रुपीज वैल्यू है। अब उस पर 10% का अगर डेप लगाएंगे तो कितने का डेप लगेगा? 14,000 का डेप लगेगा। और डेप लगने से हमारा नुकसान है, नुकसान कहाँ जाएंगे? आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप लगेगा 10%, तो 14,000 रुपीज का आपका डेप है, तो 14,000 रुपीज आप डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। हमें डेटर पे 5% का मेंटेन करके चलना है। अच्छा, डेटर कितने के हैं? आपको डेटर की वैल्यू दी हुई है 1,80,000। अब 1,80,000 की डेटर की वैल्यू है, अगर मैं 1,80,000 पे 5% कैलकुलेट करता हूं तो 1,80,000 पे 10% तो होता है आपका 18,000। 5% हो गया आपका 9,000 रुपए। अब पहले से ही आपको 20,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन था। पहले से ही आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन है 20,000 का, लेकिन वो कह रहा है कि 5% का मेंटेन करिए बस। अगर मुझे 5% का मेंटेन करना है तो इससे हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कितने इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि 9,000 का मेंटेन करना है मुझे, 5% तो 9,000 रुपए बैठता है, और 20,000 रुपए का पहले से चल रहा है, तो आपको सिर्फ 11,000 रुपए से डेटर बढ़ाने हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले 20,000 से डेटर कम हो रहे थे, अब 9,000 से डेटर कम करने बस। तो इसका मतलब 11,000 रुपए के डेटर हमारे बढ़ जाएंगे। तो हमारे जब 11,000 के डेटर बढ़ेंगे तो ये हमारा फायदा है। आपको डेटर बाय साइड में लिखा होगा बाय डेटर्स, या बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आप लिख सकते हैं। तो आपको कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 11,000 रुपीज। ठीक। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड असेट्स, अ पीस ऑफ लैंड इज फाउंड वर्थ ऑफ 40,000। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसका नाम लैंड है, जमीन है। उस जमीन की जो कीमत है वो 40,000 रुपए ही है। हमने रिकॉर्ड नहीं है, देखो अंदर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। जो लैंड है वो अंदर कहीं भी बैलेंस शीट में आपको असेट साइड नहीं दी हुई है, ये आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स है। ये हमारा फायदा करेगी, तो आपको बाय लैंड करके क्रेडिट साइड में दिखाना है। और कितने की? 40,000 रुपीज की उसकी वैल्यू है, तो 40,000 आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है, बिल्डिंग इज एप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग की कीमत कितनी है? बिल्डिंग आपको सबसे नीचे दिख रही होगी
2 लाख रुपीस की बिल्डिंग दी है, आपको इसको 20% से इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करने का मतलब है इंक्रीज करना, तो इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ाने पे फायदा होगा। तो आपको बाय साइड में लिखना होगा बाय बिल्डिंग 20% कितना हो जाएगा भाई, 20% है आपका 2 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग है, तो 2 लाख का आपका 20% यानी कि 20 और 40 हजार रुपए की आपकी बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है। अब सारी एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमें ऐड करना पड़ता है, टोटल करना है आपका 10,000 ये हो गया, 40 और 40 आपका 90,000 हो गया, 90,000 और 10,000 आपका 1,01,000 रुपीज आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस हो रहा है। अब डेबिट साइड का बैलेंस देख लीजिए, 20,000 और 14,000 आपके हो जाएंगे 34,000 रुपीज। क्योंकि मेरे क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड मेरी कम है, तो यहाँ पर मेरा फायदा ही हो रहा है। रिवैल्यूएशन पे यहाँ पे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है, 0 0 11 में से 11 में से 4 गए, आपके 7 बचेंगे और 9 और 3 आपका 6 बचेगा। 67,000 रुपीज का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो 67,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिवाइड करना है। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऊपर दिख जाएगा 3:2 का है, तो ये 3:2 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो 3/5 पहले को मिलेगा, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो पहले का 3/5 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा और ये हो गया 5 3 जा 2 बचेगा, ठीक। $13,400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले वाले का जो प्रॉफिट आ गया वो 40,200 रुपए का आ गया। तो 67,000 में से 13,400 इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से और कर दीजिए, 008 6 और 2, यानी कि फर्स्ट पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 40,200 का मिलेगा, दूसरे पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 26,800 का मिलेगा। इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए 2 एस कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, इनके सामने इनका प्रॉफिट लिख देंगे 40,200 और 26,800। तो आपने बहुत आसानी से ये आपका पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर दिया है। 1,01,000 इधर आ जाएगा, 1,01,000 टोटल के कॉलम में इधर आ जाएगा। तो बहुत ईजी तरीके से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया होगा। इस वीडियो में आज इतना ही, अगली वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें